आइए हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी की क्लास हम लोग देखेंगे, हमें आपको ये देखना है कि ज्योग्राफी में जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यानी हमारे आपके यूपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, बाकी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमें आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीज़ें हमारी आपकी 101% क्लियर हो। पढ़ना उसी तरीके से है, या तो हमें नहीं पढ़ना है या तो जो भी पढ़ना है वो 101% क्लियर हो। यदि हमारे अंदर क्लियरिटी होती है, जो हम पढ़ते हैं विद कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फैक्ट को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर ये क्षमता हो कि वास्तव में हम जो फैक्ट देख रहे हैं उसको विद कॉन्सेप्ट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स के टचअप में है या लिंकअप में है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब हम आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे सिलेक्शन की दर ज़्यादा होती है, प्लस हमारे समझ की दर अधिक होती है, और तभी हम समझ पाते हैं। अन्यथा फिर चीज़ों की समझ हमें नहीं हो पाती है, बस चीज़ों को हम रटते हैं और रटी हुई चीज़ें हमें भूल जाती हैं। इसलिए हम आप ये देखेंगे कि वास्तव में, और पूरी की पूरी ज्योग्राफी हम आप जो पढ़ते हैं, हमें जहाँ तक मेरा मानना है सभी विषयों में सबसे ईजी विषय अगर कोई है तो ज्योग्राफी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता होती है। आप बस ये होता ना हो आप में उसमें कोई रट्टाफिकेशन होता है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिस तरीके से आपके मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो चीज़ें समझ लीजिए कि क्लियर हो गई। हालांकि हम आप सीधे मुद्दे पर बात करेंगे, टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब मुद्दे पर चलेंगे तो हम आप देखेंगे कि वास्तव में जो ज्योग्राफी है, हम आप देखेंगे ज्योग्राफी को हमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, और प्लस वो ज्योग्राफी से हमारे आपके कितने प्रश्न आ सकते हैं। हम आप जानते हैं नियर अबाउट जैसे यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामों की बात करें तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए मोटा मोटी बात करें हम आप, तो कहीं ना कहीं एवरेज क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, जिसमें से आपके ज्योग्राफी में कई पार्ट होते हैं। हमारे आपके फिजिकल होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होती है, साथ में हम आप इन्वायरमेंट, हालांकि जो इन्वायरमेंट जो है वो आपके इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के ही अंतर्गत आता था। बाद में हमारे आईएफएस वगैरह के एग्जाम अलग से पहले अलग थे, अब साथ में कंबाइंड होने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे आपके उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। हालांकि हमें विषय तो सभी के सभी ज्ञात होने ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम आप मोटी मोटी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 20-22 क्वेश्चन का एवरेज होता है, जिसमें से हमें आपको जब ज्योग्राफी पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें तो इन सब विषयों में हमें आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें दो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, एक तो हमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, प्लस इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। जिस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। तो हम आप में जहाँ तक हमारा आपका मानना है, या हम आप क्वेश्चन की दर भी देखते हैं तो हमारे आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन के जो एवरेज होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन अधिकतम आते हैं। 4-5 क्वेश्चन हमारे आपके लिए बहुत होता है, लेकिन आप इंडियन ज्योग्राफी या पूरी की पूरी ज्योग्राफी को तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक आप पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप भारत की ज्योग्राफी कभी नहीं समझ पाते हैं। आपको भारत का भूगोल समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं विश्व का भूगोल समझना पड़ता है। यानी कुल मिलाजुलाकर मेरा यही कहना है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें आपको उसके इंडेक्स देखने चाहिए। यानी सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि वास्तव में उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। जब हम उसके ओरिजिन को जान जाते हैं, जहाँ से ओरिजिन होती है, हम वहाँ से ओरिजिन से चलते हैं तो चीज़ें हमें बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट समझ में आती हैं। और अगर हमें आपको ये कभी कभी लगता है बहुत सारे लोगों को कि नहीं फला विषय फला चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को मैं पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मे भी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर हो सकता, क्योंकि हम कभी भी सीढ़ियाँ क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। और सीढ़ी क्रॉस करके हम बार बार जाते हैं, 2-4 सीढ़ी का गैप कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उम्मीद यही करनी चाहिए कि हमें आपको सीढ़ी क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें आपको स्टेप वाइज चलना है। जब हम स्टेप वाइज चलते हैं तो हमारे आपके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से तीव्रता से आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जब कोरिलेट हैं तो कहीं ना कहीं स्टेप वाइज चलने में हमारे आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है। जिस तरीके से हमारा आपका जीवन स्टेप वाइज है, इसी तरह से हम आप उन चीज़ों को भी स्टेप वाइज पढ़ेंगे। जब स्टेप वाइज पढ़ते हैं, कोई एक स्टेप भी हम उसमें से गायब नहीं करते हैं, तब तो हमारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर हम उसमें से स्टेप को गायब कर दिए तो हमारे आपके कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। आइए, तो आप सबसे पहले कोई आपके पास एक बुक रखी होगी, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं लेना पड़ता है, लेकिन हाँ, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कम से कम उस विषय का एक तो कम से कम टेक्स्ट बुक रखनी चाहिए। उस टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमें आपको क्वेश्चन पेपर रखने चाहिए, और अगर ज्योग्राफी जैसा विषय पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें एक मैपिंग रखनी होती है। हमारे आपके लिए
तीन चीज़ें आवश्यक है, ये तीन चीज़ें हम रख लिए, यानी कह लीजिए कि रही बात क्योंकि बिना संसाधन के भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इतना अधिक संसाधन ना हो कि हमें समझ में ना आए किस किस संसाधन का प्रयोग हम कब करेंगे, उतना ही संसाधन हो जिसे हमें ये समझ में आए कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको एक ही विषय की बहुत अधिक किताबें स्टार्टिंग में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक आध किताबें ले लीजिए, या फिर आपके लिए एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आपके टेक्स्ट बुक के रूप में है। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, फिर आप किसी स्पेशल बुक को पढ़ लीजिए जो आपको लगता है कोई स्पेशल राइटर है, आप उनकी किताबों को पढ़िए। हालांकि मेरे पढ़ाने से मैं नहीं कहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, लेकिन आपको अपने विचार आपके तब आते हैं जब आप किताबों को पढ़ते हैं। और आप किताबों को उठाइए तो आप किताब को इंडेक्स वाइज देखिए, इंडेक्स को कभी गायब नहीं किया जाता है। आप जैसा इंडेक्स दिया है, भले ही वो आपके विषय में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में उस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हो, लेकिन आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आपका अगला चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमें अपना अगला चैप्टर, या कह लीजिए जिस तरीके से आप अपने फ्यूचर को क्लियर करने के लिए वर्तमान को अच्छा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए उसकी जो पहली पृष्ठभूमि है, या कह लीजिए हम आप जो उसकी ओरिजिन है, हमें उसके ओरिजिन को देखना अति आवश्यक होता है। तो हम आप जो चलेंगे, हम आप इंडेक्स से चलेंगे। आप अपनी किताबों को विथ इंडेक्स पढ़ते हैं, इंडेक्स वाइज चलते हैं, तो आपको वैसे भी किसी विषय को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हमें आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए सिलेक्शन के लिए आप अपने पास कम से कम, वास्तव में हमारा सिलेक्शन होगा कैसे और वास्तव में आप जा कहाँ रहे हैं, तो पहली बात तो आपको उस रास्ते का पूरा नक्शा पता हो, यानी कि वास्तव में उसका डायग्राम क्या है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ले लेंगे कि वास्तव में अब तक के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे जाना कहाँ है। आप क्वेश्चन पेपर के साथ आपके पास एक टेक्स्ट बुक के साथ मैंने कहा एक आपके पास मैप होनी चाहिए ज्योग्राफी जैसा विषय पढ़ने के लिए। बाकी अन्य कोई विषय है तो आप उसके एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसका क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कब से सिलेक्शन नहीं होगा? सिलेक्शन कहाँ जाएगा? सिलेक्शन तब नहीं होता है जब हम आप उसके साथ हिल्ला हवाली करते हैं। सिलेक्शन उस दिन हमारा आपका 101% हो जाता है जिस दिन हम ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, और जब हम ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करते हैं तो हमसे हमारे आपके सिलेक्शन की कोई दर नहीं होती है। और जिस दिन हमारे आप में ईमानदारी आ जाती है, दुनिया के प्रति आप ईमानदार हैं या नहीं है उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, आप स्वयं के प्रति कितना ईमानदार है। आप जितना स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे, सिलेक्शन की दर या किसी भी चीज़ में हमारी आपकी सफलता की दर उतनी उच्च कोटि की होती है। तो इसलिए आप अपने काम को पूरी नैतिकता और ईमानदारी से करेंगे। या तो आप पढ़ेंगे नहीं, या तो जब पढ़ेंगे तो आप पूरी क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। आइए हम आप अपने विषय पर चलते हैं। ज्योग्राफी जैसे विषय में हमें आपको लगभग यूपीएससी और पीसीएस की बात करें तो नियर अबाउट हमें आपको 20-22 क्वेश्चन एवरेज मिल जाते हैं। हालांकि हम आप सभी जानते हैं अप डाउन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम आप देखते हैं जो हमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी होती है, हमने कहा हमें आपको उस ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पढ़ना होता है, हम आप दो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। एक तो हम आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी हम आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उस वर्ल्ड ज्योग्राफी और उस इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम आप इन दोनों को पढ़ते हैं, उसके हमें आपको उसमें पढ़ना क्या होता है। इसी ज्योग्राफी में हमें आपको कई भागों में इस ज्योग्राफी को बांटा गया है। जो कई भागों में बांटा गया है वो पूछा जाता है किस किस भागों में बांटा गया है। ये आपकी एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, दूसरी आपकी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होती है, थर्ड जो हम आप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे। हालांकि जैसे फिजिकल जियोग्राफी का मतलब टोटली वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से कोरिलेट होता है, यानी कहीं ना कहीं हमें आपको कॉन्सेप्ट को समझने में उसमें हमें आपको कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो यानी आपके थोड़े बहुत फिजिक्स क्लियर होते हैं तो आपको फिजिकल जियोग्राफी समझ में ज़्यादा आती है। फिजिकल जियोग्राफी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम पूरी जियोग्राफी में हमें आपको और कोई प्रश्न कहीं से नहीं आता, पर्वत, पठार, नदी, झील, मरुस्थल, मैदान, ये सारी चीज़ें, दोआब, जलप्रपात, ये इत्यादि चीज़ें जो भी हैं उसके अंतर्गत जो भी निर्माण होता है, हम आप फिजिकल जियोग्राफी में यही देखते हैं कि वास्तव में फला चीज़ें बनती कैसे हैं। तो हमें आपको उसके बनने की दर, बनाने की दर क्या होती है, वो हमारा आपका फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। जब हम आप फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं उसी फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत ही बांटा गया है आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारी की चीज़ें, आपकी क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे के सारे हम आप फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं।
यानी हम आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम आप ना फिजिकल को छोड़ेंगे, ना इकोनॉमिकल को छोड़ेंगे, ना आपको ह्यूमन को छोड़ेंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाते वक्त हमारी आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हम इसको दोनों को दो भागों में बांट कर पढ़ाएंगे। तो हम जहाँ से शुरू करेंगे विथ मैपिंग ही चलेंगे। जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आपको जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, आपकी कह लीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये तीनों चीजें साथ चलेंगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि हमें आपको फिजिकल पढ़ लिए तो ह्यूमन नहीं पढ़ पाए या ह्यूमन पढ़ लिए तो इकोनॉमिकल नहीं पढ़ पाए। हम चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे। बस आप बने रहिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और रही बात सिलेक्शन के लिए, थोड़ी धैर्य चाहिए। आप जितना धैर्य के साथ सुनेंगे और समझेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अब मैंने आपको बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन चीज़ों को देखना है। हमें आपको प्रश्न भी इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न पूछे जाने के चांसेस जो है, मैंने कहा 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफी से आपके हो सकता है कभी कभी 15-20 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी 10-12 क्वेश्चन का। यानी कुल मिलाजुलाकर हम आप कह सकते हैं कि 12 से वही 16-17 क्वेश्चन का एवरेज होता है। नियर अबाउट इतने क्वेश्चन हमारे आपके पूछ लिए जाते हैं। तो हम आप लगभग, हमारा आपका क्लियरिटी भी यही होगी कि हम आप लगभग इन प्रश्नों को कर ले जाएं। हालांकि इसी के अंतर्गत हम आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी देख लेते हैं, या कभी कभी हम आप इन्वायरमेंट को अलग से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट है। अब हमें आपको ये देखना है कि वास्तव में ज्योग्राफी जो है और ये बनी कैसे, या बनी तो ये जैसे हमें आपको पर्वत, पठार, नदी, झील, मरुस्थल, मैदान, फसलें पढ़नी है, कृषि पढ़नी है, वहाँ के व्यक्ति को पढ़ना है, या जनसंख्या को पढ़ना है, जनगणना को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हमें आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़नी है, उससे पहले तो हम आप देखेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें निर्मित किस पर हुई और उसके निर्मित होने से पहले कौन सी चीज़ें पहले निर्मित हुई। तो सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि वास्तव में ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ये ज्योग्राफी को दो भागों में टूट जाती है। एक तो होता है जियो और दूसरा शब्द जो होता है वो आपका ग्राफी। यानी जो कह लीजिए कि ज्योग्राफी जो बनी है, पूछा जाता है कितने शब्दों से मिलकर बनी है, ये 2 वर्डों से मिलकर बनी है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब आप जानते हैं आपकी पृथ्वी होती है, जबकि ग्राफी की बात करते हैं तो ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो हमें आपको जो पढ़ना है वो पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ना है। यानी हम आप जो पढ़ेंगे सब कुछ पृथ्वी का वर्णन करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी बनी कैसे, बनने की उसकी प्रक्रिया क्या रही, और बनने के दौरान क्या हुआ, किस काल में बनी, किस युग में बनी, इस तरीके का हम चीज़ों को देखेंगे। तो हम आप शुरू करेंगे पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया। यानी हमें आपको ये देखना है कि और सभी का निर्माण कहीं ना कहीं, अभी आपको बहुत ज़्यादा पृथ्वी के बारे में नहीं सोचना है। हम जानते हैं कि हम आपने पूर्णतः पृथ्वी को नहीं देखा है, मोटी मोटी चीज़ें आपने देखी, हम जहाँ जिस स्थल से गुजर रहे हैं हम उन चीज़ों को देख रखा है। अगर हम आप पृथ्वी को नहीं देखें तो बाकी हमने स्वयं के निर्माण को जाना, या हमारे अलावा और कोई किसी बच्चे ने जन्म लिया या किसी पौधे को लगाया, किसी अन्य चीज़ों को निर्मित किया, तो हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। अगर किसी वृक्ष को भी हमने निर्मित किया तो हमने सबसे पहले एक बीज को लिया, यानी एक बीज बना, यानी वो उसका मूल बिंदु हो गया, और वो बीज कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलकर जुड़कर बना होगा। तो वो जो बीज बना, वही बीज जब बढ़ता गया तो आपने देखा कई ब्रांचेज में बढ़ गया। अगर वो उसमें कई ब्रांचेज ना हुए होते तो वो कभी टूटा ना होता, और जब कई बढ़ता गया वो कई ब्रांचेज में चला गया, फिर कई ब्रांचेज बनी। उसके बाद आपने देखा एक समय ऐसा आता है कि वो पेड़ नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने के बाद फिर उसी तरीके से हम आप देखते हैं सड़ गलकर फिर उसी तरीके से फिर मूल बिंदु में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम आप ये देखेंगे जो पृथ्वी बनी, यानी हमने आपको कहा कि आपने पृथ्वी नहीं देखा है, लेकिन आप एज्यूम तो कर सकते हैं कि वास्तव में ये निर्मित कैसे हुआ होगा या बनने की प्रक्रिया कैसे हुई होगी। ठीक उसी प्रकार हम आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। बहुत सारे कहते हैं कि पहले मुर्गी आई, बहुत सारे कहते हैं पहले अंडा आया, बहुत सारे ये मानते हैं कि नहीं अंडा ही आया होगा। क्योंकि हम आप ये जानते हैं, मोटी मोटी बात जो हम आप थोड़ी सी साइंटिफिकली होंगे तो हम आप ये समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कर रहे हैं, सबसे पहले वही आए। हमें आपको अणु और परमाणु के बारे में ही सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम अणु और परमाणु के बारे में जाने, क्योंकि सबसे पहले सेल तो बन नहीं गया, सबसे पहले अणु और परमाणु ही रहा। तो जो अणु परमाणु जो भी रहे वो बने कैसे या पार्टिकल निर्मित कैसे हुए, हम आप यही देखेंगे पार्टिकल के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही। हालांकि इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक है, उसमें से एक वैज्ञानिक हम आपने देखते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, या वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत को देखते हैं तो वेगनर ने, हालांकि उसके अलावा और कई सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन हम आपको जो पढ़ना होता है हम वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम आप देखते हैं कि वास्तव में वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कैसे रहा और किस तरीके से वेगनर में बताया। हालांकि वेगनर जो थे, आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो वेगनर ने जो महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, वेगनर क्या थे। जो वेगनर थे, पहले वेगनर माना जाता है कि वो एक क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, और बाद में धीरे धीरे अध्ययन के बाद, हालांकि वो जर्मन के थे, हम आप सभी जानते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अध्ययन के बाद अब उनको पूछा
पूछा जाता है कि कहा क्या जाता है। पहले वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कोई किसी विषय को अध्ययन करते 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 उसकी गहराई में चला जाता है तो दूसरे विषय को उसे कोरिलेट कर लेता है। धीरे धीरे इन्हें ये कह लीजिए कि ये जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन किए। आज हम इन्हें जिस नाम से जानते हैं, हम आप आज इन्हें जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये पब्लिश कब हुए, 1912 में हालांकि आ गया था, लेकिन 1912 में ना पब्लिश होकर नियर अबाउट 1922 में लगभग इनकी बाकी चीज़ें पब्लिश हुई। तो इसलिए अब आप जो कहेंगे तो वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है या वेगनर क्या थे, तो सबसे पहले वो क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन किए, यानी उनको ये लगा कि जो अक्षांश है, देशांतर है, इनके हिसाब से स्थलों का या अलग अलग जगहों का या अलग अलग महाद्वीपों का, सभी महाद्वीपों का कहीं ना कहीं जलवायु बदल जाती है, और जो जलवायु बदलती है तब तक तो उन्होंने जलवायु का अध्ययन किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने पूरा कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया, और जो हम आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम इन्हीं के द्वारा बताए गए जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी उन्होंने जिन तर्कों और आधारों पर दिया है। थोड़ा बहुत हम आप अपना भी दिमाग लगा लेंगे। आइए देखिए, हम आप देखते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है, माना ये जाता है, आपने जो एज्यूम किया या कहा जाता है, जो वैज्ञानिकों ने एज्यूम किया, वैज्ञानिकों ने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट थे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट थे, छोटे छोटे पार्टिकल थे ये, जो इलेक्ट्रॉन आपका, प्रोटॉन आपका और आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, कहा जाता है ये छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, यही छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़े पार्टिकल का निर्माण कर देते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कह लीजिए जो छोटे छोटे पार्टिकल मिले एक बड़े पार्टिकल का निर्माण कर दिए, तो वही आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सम्मिलित रूप से मिला हुआ बड़ा पार्टिकल आपका पैंजिया कहा, या एक प्रकार से हम आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का महास्थल खंड कहा गया, या एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि यह एकीकृत स्थल खंड था, यानी सबसे पहली बार जब बना और तब इसमें विभाजन नहीं था। जैसे हमने आपने डाल्टन्स के आंशिकवाद का नियम भी पढ़ा होगा, तो हमने आपने एक चीज वहां सुनी होगी, या 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, या 9th से ही आपने पढ़ा कि किसी पार्टिकल को हम कितना भी तोड़ते जाएं और जितना हम तोड़ेंगे वो उतना ही टूटता जाता है। यानी पार्टिकल को उन्होंने पार्टिकल सिद्ध कर दिया कि वास्तव में पार्टिकल निर्मित कैसे होता है, यानी कोई बड़ा खंड हो, हम उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, टूटने के बाद एक बार वो ऐसा बचेगा कि फिर भी वो पार्टिकल के ही फॉर्म में होगा। बस हम कुछ को बड़े पार्टिकल कह देते हैं, कुछ को छोटे पार्टिकल कहते हैं। जब वो पार्टिकल के फॉर्म में होगा और बहुत छोटा पार्टिकल हो तो हमारे आपके लिए उसे तोड़ पाना कठिन होता है। हम आप बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल को कई खंडों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन बड़े पार्टिकल को कई खंडों में तोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब पहली बार ये पैंजिया निर्मित हुआ तो ये कहा जाता है कि इसका आकार बढ़ रहा था, या पहली बार कह सकते हैं हम आपकी ये निर्माण की पहली प्रक्रिया थी, तो पहली प्रक्रिया में इसका भी विखंडन नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट रहे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट रहे, इनसे एक बड़ा पार्टिकल बना, जो बड़ा पार्टिकल बना वो आपका क्या कहलाया, वही आपका पैंजिया कहलाया। जो आपका पैंजिया कहलाया, या इसी को कहा जाता है आपका सुपरलैंड भी कह सकते हैं या महास्थल खंड भी कह सकते हैं। तो पैंजिया को महास्थल खंड भी कहा जाता है। या हम आप इसी को कह सकते हैं एकीकृत स्थल। उसके चारों तरफ बाकी जब हम आपको कभी एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे क्या हुआ जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने देखा न्यूट्रॉनों की बहुत सारी बम्बारीमेंट हो जाती है। डायनासोर जैसा जीव जो होता है वो पृथ्वी पर रहता नहीं है, इतना ज़्यादा न्यूट्रॉनों की बम्बारीमेंट हो जाती है। अलग अलग ग्रह बनते हैं, उस ग्रह में एक ग्रह पृथ्वी भी बन जाती है। हम आप मोटी मोटी बात जो जानते हैं। और अभी तो वैसे तो पृथ्वी का निर्माण नहीं हो जाएगा। जब हम आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में सूर्य द्वारा जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनके विखंडन की प्रक्रिया के बाद जो आपका कह लीजिए हाइड्रोजन टूटता दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। जो हीलियम का नाभिक होता है बनता जाता है, जुड़ता जाता है, टूटता जाता है। बनने यानी कह सकते हैं कि हम आप संलयन और विखंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जो संलयन और विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है उन्हीं के वेस्ट मटेरियल के बाद हम आप देखते हैं तो हमारा आपका कई ग्रह बन जाते हैं, जिसमें से हम आप उन ग्रहों में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इत्यादि देखते हैं। जिसमें से जिस ग्रह पर हमें आपको जीवों की उत्पत्ति हुई वो ग्रह हमारा आपका पृथ्वी कहा गया। तो हमें आपको पृथ्वी के अध्ययन के ही बारे में पढ़ना है, बाकी और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन जब हम आप देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना रहे होते तो हमारा हाइड्रोजन ना बनता, और जब हाइड्रोजन ना बनता तो कभी हीलियम ना बनता, हीलियम ना बनता तो हमें आपको और कोई एलिमेंट ना मिल पाते। ऐसी स्थिति में हम आप देखते हैं जब हमें हाइड्रोजन मिल जाता है, हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन मिल गया, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो हम आप देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर हम आप देखते हैं तो आपका कह लीजिए कि जल का निर्माण कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जाता है इस पैंजिया के चारों तरफ जल वाला भाग हो जाता है। जो पैंजिया के चारों तरफ जल से घिरा हुआ भाग होता है, इसी को हम आप क्या कह देते हैं, इसी को हम आप पैंथालासा कह देते हैं।
कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि पेंजिया कैसा भाग होता है और पैंथालासा कैसा भाग होता है। जो पेंजिया होता है, इसे पेंजिया को हम आप स्थलीय भाग कहते हैं। जबकि जो पैंथालासा होता है वो पूछा जाता है पैंथालासा कैसा भाग होता है। जो आपका पैंथालासा है वो पैंथालासा आपका जलीय भाग है। तो आपने देखा जो आपका पेंजिया है, पूछा जाता है पेंजिया किससे घिरा हुआ है, तो आप ये बताएंगे आपका जो पेंजिया है चारों तरफ से जल से घिरे हुए भाग को हम आप क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। आपसे पूछा जाता है पेंजिया चारों तरफ से जिस जल से घिरा हुआ भाग है उसको हम कहते क्या है, तो आप बताएंगे उसे पैंथालासा कहते हैं। उसके अलावा हम आप देखते हैं, आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है जो पेंजिया होती है, पेंजिया का निर्माण किस काल में होता है। हालांकि हम आप जब कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आप उसमें देखेंगे कि वास्तव में कल्प क्या होता है, इरा क्या होता है, युग क्या होता है, काल क्या होता है। तो आपका कल्प हो गया, इरा हो गया, युग हो गया, काल हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, तो हम आप उसको अलग से देखेंगे। लेकिन हम आप ये जो जानते हैं, ये मानते हैं कि आज से लगभग 25 से 33 करोड़ वर्ष पूर्व कहा जाता है इस पेंजिया का निर्माण हो गया। उसके मध्य में माना जाता है इसका निर्माण हुआ, यानी उस काल को क्या कहा जाता है, तो उस काल को आपका कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। तब आपसे ये पूछा जाता है ये जो पेंजिया और पैंथालासा का निर्माण का जो काल रहा यानी युग रहा, तो आप उस निर्माण के युग की जब बात करते हैं तो इस पेंजिया का जो निर्माण का युग होता है वो आपका कार्बोनिफेरस युग होता है। यानी पूछा जाता है आपसे टाइम पीरियड कब, यानी 25 से नियर अबाउट करोड़ वर्ष पूर्व माने जाते हैं, यानी मिलियन हम आप कह सकते हैं। माना जाता है इतने करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। हालांकि जब निर्माण की काल पूछेगा तो आप बताएंगे कार्बोनिफेरस युग में, लेकिन जब विखंडन की प्रक्रिया पूछती है कि वास्तव में इस पेंजिया ये पेंजिया टूटता कब है, जब पेंजिया टूटता उस टाइम है जब कार्बोनिफेरस युग की समाप्ति हो रही होती है, उस युग की समाप्ति में कहा जाता है आपके पेंजिया का विखंडन होता है। हालांकि पेंजिया के विखंडन के लिए प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे तो पेंजिया विखंडित नहीं हो जाएगी या यूं ही तो विखंडित नहीं हो जाएगी, या हम जितने जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं उतने जल्दी ये प्रक्रिया होगी नहीं। हम आप सभी जानते हैं इस प्रक्रिया को होने में, अनवरत रूप से होने में कहा जाता है कईयों करोड़ वर्षों का समय लगा होगा या कईयों करोड़ वर्ष लगे होंगे। उसके बाद हम आप देखते हैं, हम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट है। जब हम आप इससे आगे बढ़ेंगे तो हम आप दूसरा जो चरण देखेंगे उस चरण में हम आप ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट है, तो आपने पढ़ा है ये हम आप कहते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यानी हम आप इसे कहते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। हम आप सभी जानते हैं जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है यानी जो आपका रेडियोधर्मी पदार्थ होता है उसका अपना गुण होता है सेल्फ डीके करना। ये अपना क्षय स्वयं करता है। जब ये अपना क्षय स्वयं करता है तो ऐसी स्थिति में जो क्षय की प्रक्रिया होती है, क्षय की प्रक्रिया में हम आप ये देखते हैं कि क्षय किसी का तब होगा जब उसमें एनर्जी होती है। बिना एनर्जी के किसी में क्षय की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में हम आप देखते हैं इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम आप देखते हैं इसमें एनर्जी अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होगी यदि किसी के पास, तो जाहिर सी बात है हम आप ये कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। जैसे हमारे आपके पास यदि पैसा ना हो तो हमारे आपके अंदर उतनी गर्मी नहीं रहती है, या फिर स्टूडेंट लाइफ में हम आप देखते हैं कि जब घर से पैसा आना बंद हो जाता है तो हम आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और महीने के फिर स्टार्टिंग में जैसे ही पैसा आना शुरू होता है उसके बाद फिर हमारी आपकी गर्मी बढ़ जाती है। यानी जब हमारे आपके पास जेब में पैसा होता है, एनर्जी होती है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जब तक हम एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते तब तक हमारा टेम्परेचर कभी भी बढ़ नहीं सकता। और ये कोई कहे कि सामने वाले के पास एनर्जी नहीं है तब टेम्परेचर है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक हम ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर लेते तब तक तापमान नहीं बढ़ता। या कोई भी बॉडी है वो जब ऊर्जा को अवशोषित करती है तो उसका तापमान बढ़ा होता है, और जब किसी का
तापमान बढ़ा होता है तो हम आप एक चीज देखते हैं कि वो बहुत तेजी से विस्तार चाहता है। नहीं किसी को देखे हो तो हम आप पड़ोसी को देख ले, पड़ोसी के पास पैसा ज्यादा होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो वो दूसरी की जमीन को क्या करना शुरू कर देता है, हड़पना शुरू कर देता है। तो तापमान ना होता तो वह उसका कभी आयतन ना बढ़ता। यानी जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, यानी किसी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के कारण आप देखते हैं हम आप कि उसका वॉल्यूम यानी कह लीजिए कि उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। और आप जानते हैं जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा यानी कम होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अगली प्रक्रिया में हम आप देखते हैं वही जो पेंजिया होता है, उस पेंजिया का आकार बढ़ जाता है। जब इस पेंजिया का आकार बढ़ जाता है, इस पेंजिया के आकार बढ़ जाने के कारण, क्योंकि आपने देखा एनर्जी ज़्यादा है, सेल्फ डीके करना शुरू कर देता है, एनर्जी ज़्यादा होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, तापमान ज़्यादा होने के कारण उसका आयतन बढ़ने लगता है। ना केवल आपके पेंजिया का ही आयतन बढ़ेगा, जिस तरीके से आपके पेंजिया का आयतन बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से हम आप देखते हैं जो पैंथालासा होता है, इस पैंथालासा का भी उसी तरीके से विकास होता है। तो ये जो आपका पेंजिया है, आप जानते हैं ये पेंजिया आपका स्थलीय भाग है, ये पैंथालासा जो है आपका वो जलीय भाग है। हम आप देखते हैं ये जलीय भाग है तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जल इस तरीके से इसमें विस्तृत है। देखिए जब तक किसी में विकास की दर नहीं होती है, जब हमारे आप में या किसी में विकास की दर होने लगती है, जब विकास होने लगता है किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ों का, अन्य चीज़ों का, जिस तरीके से विकास होने लगता है तब तो उस पर किसी तरीके से बल लगना शुरू होते हैं। यदि विकास नहीं होता है तो बल नहीं लगता है। बाकी तब आपको विशेष किसी से कोई मतलब भी नहीं होता है। नहीं तो जैसे जैसे आप विकास करना शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। या फिर नहीं करेंगे तो अभी देखिए आप लोगों के शादी विवाह के मैटर आएंगे, जो कभी देखना नहीं आपको पसंद करता था वो जब अभी आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में 50 बार आपकी शादी के लिए आएंगे। वो कहेंगे हमारी लड़की से कर लेगी, वो कहेंगे हमारी लड़की से कर लीजिए। अब एक ही से तो करेंगे, 8-10 से तो कर नहीं सकते हम आप, एक ही से तो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सब अपने में छीना झपटी करते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे आपके रिश्ते भी गड़बड़ा जाते हैं कि जहाँ से बहुत पुराने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं वो कहते हैं यार देखिए हमारी बात नहीं माने तो गड़बड़ हो गया। ऐसी स्थिति में जब ऊर्जा नहीं होती, सॉरी मेरे कहने का मतलब जब आप में विकास की दर नहीं होती तो आपको, अगर आप उसी अवस्था में बने हैं तो आपको बाकी का आपसे कोई विशेष मतलब नहीं होता। जब थोड़ा सा आप करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में सामने वाले का आपसे थोड़ा बहुत मतलब बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हम आप देखते हैं एक चीज हमें आपको देखने को मिलता है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा का निर्माण कहीं ना कहीं पृथ्वी से हुआ है। हम आगे बताएंगे कि वास्तव में पृथ्वी से चंद्रमा का निर्माण किस तरीके से हुआ है, वो हम आगे की चीजें देखेंगे। लेकिन ये जानते हैं कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम आप देखेंगे ये जो पेंजिया होता है, इस पेंजिया पर 2 दिशाओं से बल लगना शुरू हो जाता है। हालांकि जो बल लगने की प्रक्रिया के बारे में बताया वो कहा जाता है आपके जो वेगनर साहब रहे, वेगनर महोदय जो रहे, उन्होंने इसके सिद्धांत को 2 तरीके से बताया, यानी इसके प्रवाह को 2 तरीके से बताया। जो 2 तरीके का प्रवाह बताया वो पूछा था है किस तरीके का बताया। ये जो बल लगने की प्रक्रिया होती है उन्होंने कहा कि दो तरीके से बल लगेंगे। एक तो बल भूमध्य रेखा की तरफ लगता है और दूसरा उन्होंने बताया कि वेस्ट साइड में लगेगा। यानी जब ये चीज़ों का कभी विखंडन होगा, यानी पेंजिया कभी अगर टूटेगा तो वो 2 दिशाओं में जाएगा। एक तो वो कहाँ आएगा, यानी उसमें बहुत तेजी से विखंडन शुरू होगा तब, तो ऐसी स्थिति में वो 2 दिशाओं में जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसी को एक उत्प्लावन बल कहा, उसका नाम उत्प्लावन बल दिया। हालांकि हम आप ये देखेंगे जैसे कोई चीज छोटी हो, यानी जब ये बहुत छोटा रहा होगा पेंजिया तो बहुत तेजी से अपने अक्ष पर बहुत तेजी से ये घूम रहा होगा, यानी इसकी गति जो थी अपने अक्ष पर घूमने की इसकी गति बहुत तीव्र थी। बाकी कोई भी चीज हो बहुत छोटी है तो हम आप लट्टू को नचा दें बहुत तेजी से वो घूम जाएगा। हम आप और किसी बड़ी चीज को अगर हम आप घुमा कर छोड़ते हैं तो उसको घूमने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा है तो इसलिए घूमने में टाइम लगेगा। इसका आकार बहुत छोटा है तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से ये कहा जाता है राउंड करने लगता है। तो जब पेंजिया बहुत छोटा था तो आपने देखा पेंजिया का आकार नहीं बढ़ा था, तो पेंजिया अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रहा था। ऐसी स्थिति में उसके बाद हम आप देखते हैं पेंजिया का आकार बड़ा हो जाता है तो पेंजिया पर 2 दिशाओं से बल लगना होता है। जब पेंजिया पर 2 दिशाओं से बल लगना शुरू हो जाता है तो हम आप एक देखते हैं एक बल जो लगता है चंद्रमा का ज्वारीय बल लगता है। ध्यान रखिएगा हमने बस ये इतना कहा है कि वास्तव में ये बल कितने दिशाओं में लगेंगे, हमने ये नहीं बताया कि बल लगने के बाद उसका प्रवाह कितने दिशाओं में होगा। ठीक है, इसलिए हम आप अभी यही देखेंगे कि चंद्रमा का ज्वारीय बल किधर से लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल किधर से लगता है। सभी सेलेस्टियल बॉडी के अपने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। जब सभी सेलेस्टियल बॉडी के अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं तो हम आप देखते हैं यहाँ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।
जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दक्षिण दिशा से लगता है, हालांकि जो चंद्रमा का ज्वारी बल लगता है वो उत्तर दिशा से लगता है। ऐसी स्थिति में पेंजिया पर दो दिशाओं से बल लगना शुरू हो जाते हैं। जब पेंजिया पर दो दिशाओं से बल लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी स्थिति में आप देखेंगे वो पेंजिया कहा जाता है। जब दो दिशाओं से दो लोग खींचना शुरू कर देते हैं, यानी दो बल लगना शुरू हो जाता है, तो ये दो भागों में टूट जाता है। जब दो भागों में टूटता है तो इसका एक भाग आपका उत्तर में चला जाता है और दूसरा भाग इसका कहा जाता है दक्षिण में आ जाता है। आपसे पूछा था इसे कहा क्या गया, जो भाग उत्तर में गया उसी को हम आप कहते हैं अंगारा लैंड, या इसी को अंगारा लैंड के अलावा इसी को लॉरेंसिया कहा जाता है। या आप देखेंगे जब हम आपको कभी उत्तरी अमेरिका पढ़ाएंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे हम आपको जब पढ़ाएंगे कनाडा, कनाडा में आपने देखा होगा लॉरेंसिया सील्ड लिखा है ना। हाँ, तो आप देखेंगे वो लॉरेंसिया सील्ड या फिर लॉरेंसियन का पठार, या फिर आप देखेंगे वो आपकी सेंट लॉरेंस नदी जो जाती है, वो सारे के जो नामों का नाम रखे गए वो कहीं ना कहीं ये इसी आधार पर है। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं उसका मतलब इसी से है। तो ये लॉरेंसिया कहा गया, यानी जो भाग उत्तर में गया उसे हम आप अंगारा लैंड या कहा जाता है लॉरेंसिया कहते हैं, और जो भाग दक्षिण में आया आप उसे गोंडवाना लैंड या इसी को सील्ड कहा जाता है। दो नाम दिए गए। हालांकि सील्ड ज़्यादा पूछा नहीं गया है एग्जाम में, या कभी नहीं पूछा गया है। वो आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा आता है कि निम्न में से कौन अंगारा लैंड है, कौन गोंडवाना लैंड। आपने देखा दो बल लगे, जो एक चंद्रमा का ज्वारी बल लगा उत्तर दिशा से और दूसरा आपने देखा दक्षिण दिशा से जो लगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगा। ऐसी स्थिति में पेंजिया दो भागों में टूट गया। जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो एक भाग उत्तर में गया, जो भाग उत्तर में गया हम आप उसे अंगारा लैंड कह दिए, जो भाग दक्षिण में आया हम आप उसे गोंडवाना लैंड कह दिए। यानी अब ऐसी स्थिति में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग होंगे तो जब ये दो दिशाओं में चले जाएंगे तो ये वाला भाग खाली हो जाता है। जब ये वाला भाग खाली हो जाता है तो इसमें जल भर जाता है, और जब इसमें जल भर जाता है आकर तो पूछा जाता है इसी को क्या कहते हैं। अभी तक तो ये पूरा का पूरा भाग क्या कहा जा रहा था, तब पैंथालासा कहा जाता था, लेकिन जब ये जल इसमें भर जाएगा तो पूछा जाता है इसे क्या कहते हैं। जब ये जल इसमें भर जाता है तो इसी को आप कहते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर। एग्जाम में आपसे प्रश्न ये पूछा आता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है, तो आप ये बताते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो सागर है उसे आप कहते हैं टेथिस सागर। इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक। देखिए हम आप देखेंगे सेम वही प्रक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट है तो सेम वही प्रक्रिया चलेगी। सेम वही प्रक्रिया चलेगी तो हम आप देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एलिमेंट है तो विखंडन की प्रक्रिया उसमें होती रहेगी। जब विखंडन की प्रक्रिया उसमें होती रहेगी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण कहा जाता है अनवरत रूप से वही प्रक्रिया होगी, बार बार उसमें विखंडन होगा, यानी कह लीजिए कि विखंडन की प्रक्रिया अनवरत रूप से होती रहेगी। तो हम आप जब आगे बढ़ते हैं तो आगे की स्थितियों में हम आप ये देखते हैं कि फिर से यही जो अंगारा लैंड होता है, यही आगे बढ़ते हैं हम आप तो यही अंगारा लैंड हम आप देखते हैं, यही अंगारा लैंड फिर से दो भागों में टूट जाता है। यानी हमने आपको कहा कि एक जो उन्होंने सिद्धांत दिया, यानी कह लीजिए कि वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत रहा, उस महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत जो वेगनर ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें दो दिशाओं में ये कहीं ना कहीं गतिमान हो जाते हैं, दो दिशाओं में गतिमान होते हैं। एक उन्होंने ये बताया कि ये भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे और दूसरा इन्होंने कहा पश्चिम दिशा में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूछा आता है जो बल उन्होंने बताया उस बल का नाम क्या उन्होंने बताया, उस बल का जो नाम बताया उन्होंने कहा कि उस बल का नाम, एक बल का नाम आपका उत्प्लावन बल है, यानी कह लीजिए कि आप एक उत्प्लावन बल कहते हैं, एक टाइडल फोर्स कहते हैं। जो उत्प्लावन बल है उसी उत्प्लावन बल के कारण ये भूमध्य रेखा की तरफ आता है, जबकि टाइडल फोर्स की वजह से कहा जाता है इसका प्रवाह जो होता है पश्चिम दिशा में होता है। यानी जब आप कह लीजिए कि आपका अंगारा लैंड आपका टूटेगा तो यानी जब अंगारा लैंड टूटेगा तो टूटने के बाद क्या होगा, वो अपने से भूमध्य रेखा की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं अपने से उसका पश्चिम में प्रवाह होगा। जब पश्चिम में प्रवाह होगा तो हम आप देखते हैं जो प्रवाह होने की प्रक्रिया रहती है, यही कहा जाता है अंगारा लैंड फिर से दो भागों में टूट जाता है। जब यही अंगारा लैंड दो भागों में टूटता है तो एक भाग हमारा आपका कहलाता है उत्तरी अमेरिका,
अगला भाग आपका कहलाता है यूरेशिया। जबकि हम आप देखते हैं जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो गोंडवाना लैंड जो टूटता है वो आपका दक्षिण अमेरिका, आपका अफ्रीका, आपका ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जो भारत था वो भारत की स्थिति पहले यहाँ थी, भारत की स्थिति पहले यहाँ थी। बाद में कहा जाता है जब इनमें प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जैसे ये आपका जो दक्षिण अमेरिका है, जब हम आपको मैप में दिखाएंगे तो मैप में आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका कहा जाता है ये किसका भाग रहा होगा, यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये इस तरीके से टूटे हैं। जैसे हम आप देखते हैं एक बाल को तोड़कर देखें, अगर उसको काटते हैं तो काटने के बाद हम आप देखें फिर से उसको जोड़ना चाहे वो ऐसा टूटा होता है कि फिर से अगर हम उसको पास ले आए तो वो जुड़ जाता है, यानी जो जो खंड टूटा है उसी खंड को हम आप जोड़ना चाहे तो फिर से वो बाल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि ये जिस तरीके जिस आकृति का था उसी आकृति में ये टूटता गया है, यानी टूटी हुई चीज को फिर से हम उसी में जोड़ेंगे तो वो आकृति फिर उसी तरीके से सेट हो जाएगी। जैसे ये दक्षिण अमेरिका को हम आप देखते हैं अफ्रीका से टूटा, तो ये अफ्रीका के साथ हम अगर दक्षिण अमेरिका को सेट करते हैं तो बिल्कुल उसके साथ सेट हो जाता है, यानी बिल्कुल उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। हम इसके साथ इसको जोड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। ये पहले भारत यहाँ था, उसके बाद ये कहा जाता है धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम आप आगे देखेंगे। यानी अभी तो हमें आपको मोटी मोटी जो बात देखनी है, हमें आपको ये देखना है कि वास्तव में अंगारा लैंड का पार्ट कौन रहा, गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन रहा। जो अंगारा लैंड का भाग रहा वो आपका उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया रहा, जबकि जो आपके गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अमेरिका रहा, आपका अफ्रीका रहा, आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, और एक आपका ये अंटार्कटिका रहा। देखिए बाकी अभी यूरेशिया से यूरोप और एशिया दोनों नहीं टूटे हैं। पहली प्रक्रिया के दौरान इतना होता है, तो हमसे आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अंगारा लैंड का भाग है, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है। हम आप यही कहेंगे कि जो भाग उत्तर में गया वो सबके सब अंगारा लैंड, या उसी को हम आप लॉरेंसियन का भाग कहेंगे। जो भाग दक्षिण में आया वो सबके सब गोंडवाना लैंड। ऐसी स्थिति में जब हम आप देखते हैं तो आपका उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जो होता है वो आपका अंगारा लैंड का भाग कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आपका कह लीजिए कि आपका अंटार्कटिका जो होता है वो आपका गोंडवाना लैंड का भाग कहलाता है। उसके बाद हम आप आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। जब हम आगे की प्रक्रिया में चलते हैं तो हम आप देखते हैं कि वास्तव में इसका विखंडन किस तरीके से हो जाता है। फिर से ये कहा जाता है, फिर से ये टूटता है, यानी टूटने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी। जब टूटने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी तो हम आप देखेंगे कि वास्तव में ये प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। हम आप ये देखते हैं कि मैंने कहा ये आपका नॉर्थ अमेरिका होता है, तो नॉर्थ अमेरिका एज इट इज रहेगा। हो सकता है कि समय परिवर्तित होने के साथ साथ फिर से इनमें विखंडन हो, यानी जो विखंडन होने की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। विखंडन तब तक नहीं होगा, यानी जब हम आप देखते हैं हम आप उस पर दबाव बढ़ाते जाते हैं। जिस तरीके से दबाव बढ़ाते जाते हैं पृथ्वी पर, जैसे जैसे हम आप दबाव बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका तापमान बढ़ता चला जाता है। यानी जब हम आप पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जब हम आप वही वायुमंडल में बात करते हैं यानी पृथ्वी के ऊपर बात करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है, ये बात आपको साइक्लोन में 101% समझ में आ जाती है कि वो उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे काम करता है और इसके साथ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे काम करता है। यानी जब हम आप पृथ्वी पर दबाव बढ़ाते जाते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उसका तापमान बढ़ता जाएगा, और जब हम आप देखेंगे किसी का तापमान बढ़ता चला जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें जो आप कहते हैं कि फ्लक्चुएशन की जो इलास्टिसिटी रहती है धीरे धीरे वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर वो गुणवत्ता थी। यानी हम आप देखेंगे तो ये एक गुणवत्ता थी कि वो उसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता थी। धीरे धीरे वो फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, यानी आप जिसे अपक्षय कहते हैं, बार बार फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया। एक दिन क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति आई कि जब उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी यानी इलास्टिसिटी अधिक हो जाने की वजह से एक बार जब वो इतनी ज़्यादा कह लीजिए कि उसको इतना ज़्यादा वो फैल गई कि फैलने के बाद जब उसे फिर से कह लीजिए कि फिर से उसको सिकुड़ने की बात आई तो वो सिकुड़ नहीं पाई। उसके बाद वहीं से क्या हो गई, वो ब्रेक हो गई। जैसे हम आप बाल में रबर बैंड वगैरह लगाते हैं, तो बाल में रबर बैंड वगैरह लगाते रहेंगे तो एक दिन क्या होता है वो उसको बहुत तेज़ी से हम आप उसको इलास्टिसिटी उसकी बढ़ाते रहें। कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब जहाँ से उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। यानी ये हम आप देखते हैं जब इस पर क्या होता है,
टेंशन बढ़ने लगता है। अपक्षय की प्रक्रिया में हम आप देखते हैं, यानी पहले ये एक पार्टिकल था, एक पूरा का पूरा एक ही पार्ट था, यानी एकीकृत स्थल था। बाद में जब हम आप इस पर टेंशन बढ़ाते गए, टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है, यानी तनाव एक प्रकार का बल है। जब उस पर टेंशन बढ़ता जाता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। एक बार फिर ब्रेक हो गया तो फिर वो खंडों में बट गया। जैसे हम आप कोई और चीज़ नहीं देखते तो हम आप कहीं और ना जान पाए या पृथ्वी को ना समझ पाए तो हम आप अपने घरों में देख लेते हैं। हो सकता है कि हमारे आपके घर के पहले पूरा का पूरा खानदान एक में रहता हो, फिर कुछ दिन बाद प्रक्रिया हुई ये कि पहले तो आदमी थोड़ा सा डोज दिया, फिर अगले कुछ दिन कहा कि हम अब तो आपसे अलग होना चाहते हैं, फिर कुछ दिन बाद आकर कहा नहीं हम एक ही में रहना चाहते हैं। तो हमारे एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, या हमारे आपके माता पिता 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, यानी मन किया किसी दिन चूल्हा अलग कर लिया, मन किया हमारे में आ गए। तो देखते देखते क्या होता है, एक दिन सहते सहते हमारी आपकी जो क्षमताएं होती है वो समाप्त हो जाती हैं। फिर एक दिन हम आप क्या करेंगे, सहने की क्षमता नहीं होंगी तो अब हम आप उन्हें देखना भी नहीं पसंद करेंगे, यानी वो चीज़ें एक बार ब्रेक हो गई। तो धीरे धीरे क्या, जब तक उसमें सहन की क्षमता होती है, यानी जब तक वो अपने आप को क्या कर लेता है, जब तक वो अपने आप को मोल्ड कर पाता है तब तक वो अपने आप को मोल्ड करता है। और जब उसमें मोल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो आप देखते हैं वो क्या होता है, सीधे ब्रेक हो जाता है। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया। आपने देखा आज हमारे आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं हुई, किसी की बात को 1 दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, 3 दिन, धीरे धीरे सहन करने की क्षमता हो गई तो हमने आपने सीधे क्या कर दिया, यार इस आदमी से रिश्ता रखने लायक नहीं है। हमारे आपके अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं तो फिर हम आप रिश्ता रखना ही बंद कर देते हैं, यानी वो क्या है, वो ब्रेक की प्रक्रिया है। यानी जब टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा, टेंशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, यानी वो हालांकि अपेक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार मैंने कहा ये प्रक्रिया और अनवरत रूप से हो सकती है, यानी जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल में आपको 2020 में आपने देखा होगा एक नया महाद्वीप आया, आपका जीलैंडिया बनकर आया। आपने देखा जो जीलैंडिया बनकर आया, यानी कह लीजिए कि उसका जो भी ब्रेक होने की प्रक्रिया रही होगी, वो ब्रेक होने की वही प्रक्रिया है कि हम इसको इतना ज़्यादा इस पर दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाव बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा। हो सकता है ब्रेक हो जाए तो जो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख रहे हैं ये फिर से 2 भागों में बट जाए, हम आप जो अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे हैं ये 2 भागों में बट जाए, तो हो सकता है अब इसके 2 महाद्वीपों के नाम रखे जाए। यानी जैसे जैसे हो सकता है हम आप दबाव बढ़ाते जाएंगे, तापमान बढ़ता जाएगा, तो इस तरह की प्रक्रिया हमें आपको देखने को मिल जाती है। हम आपने देखा अंगारा लैंड के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार जो यूरेशिया रहता है, यूरेशिया 2 भागों में टूट जाता है। जब यूरेशिया 2 भागों में टूटता है तो इसका एक भाग आपका यूरोप कहलाता है और दूसरा भाग जो आपका होता है वो आपका एशिया कहलाता है। तो हम आप देखते हैं ये भाग आपका यूरोप हो जाता है, ये भाग आपका एशिया होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो भाग उत्तर में गया वो सबके सब अंगारा लैंड, जो भाग दक्षिण में गया वो आपका सबके सब गोंडवाना लैंड। इसीलिए जब आप देखेंगे जो आपका एशिया भी होगा, उस एशिया में हम आप देखेंगे जब ये शिफ्ट होगा तो ऐसी स्थिति में जब ब्रेक होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ भाग इसके ऐसे तो होंगे जो आपके कह लीजिए कि भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, यानी कह लीजिए कि आपके दक्षिण की तरफ आते हैं। जब ये भूमध्य रेखा की तरफ या दक्षिण की तरफ आए तो आपका वही क्या कहा गया, वो आपका गोंडवाना लैंड कह दिया गया। यानी आप देखेंगे आपकी कर्क रेखा को क्रॉस करके जितने भी पार्ट आ गए वो आपके सबके सब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ गए। एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछा गया, सऊदी अरब, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है कि सऊदी अरब निम्न में से किसका भाग है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो उस तरीके से तो हमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एशिया महाद्वीप को आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ना होता है। इसलिए अगर आज सऊदी अरब पूछा है तो कल कोई और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे आपका सऊदी अरब हो गया, आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ना कि पूरा भारत, आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका मालदीव हो गया, आपके कह लीजिए कि इंडोनेशिया वगैरह वाले क्षेत्र हो गए। ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सबके सब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम आप देखते हैं ये आपका कहीं ना कहीं आपको ये जो गोंडवाना लैंड के भाग के अंतर्गत आता है ये आपका आ जाता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये देखते हैं आपका आ जाता है आपका अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा एक हमें आपको अंटार्कटिका, हालांकि जब हम आप अंटार्कटिका की बात देखते हैं, जो अंटार्कटिका है उसे महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। आप बचपन से रटते आए हैं कि आपको महाद्वीप कुल कितने हैं और महासागर कितने हैं, तो आप महाद्वीपों की कुल संख्या 7 जानते हैं, जबकि महासागरों की कुल संख्या आप 5 देखते हैं। तो हालांकि हम आप मैप में देखेंगे तो हमारे आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आप देखते हैं जो आपको उत्तर में मिलता है, यही उत्तर में आपको मिल जाता है, उस सागर का नाम है आपका आर्कटिक सागर।
आर्कटिक महासागर। जबकि आप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य देखते हैं या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य देखते हैं, यही आपको जो मिल जाता है वो आपका अटलांटिक महासागर। आप देखते हैं यहाँ आपको जो मिलता है वो आपका प्रशांत महासागर मिलता है। आपको यहाँ भी प्रशांत महासागर ही मिलेगा। यहाँ आपको हिंद महासागर मिल जाता है और ये आपको अंटार्कटिक महासागर मिल जाता है। आपसे ये पूछे जाते हैं कुल कितने महाद्वीप और कितने महासागर है। आपने कुल 6 महाद्वीप देखे और यहाँ आप 5 महासागर देख रहे हैं। हालांकि जो आपने वैसे रट रखा है कि आपके कुल 7 महाद्वीप हैं, उस 7 महाद्वीप में जो आपका अंटार्कटिका आता है, इस अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। जो महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है, ऐसी स्थिति में कहा जाता है जो अंटार्कटिका है इसमें बर्फ जम जाने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और यही एक पामर प्रायद्वीप वाला भाग है, जब वहीं से बर्फ मेल्ट हो जाती है और बर्फ मेल्ट होने के बाद कहा जाता है वहाँ जल जैसा भाग हो जाता है, तब आप उसे क्या कहते हैं, महासागर की संज्ञा देते हैं। इसलिए जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी गई है। इसलिए आपके पास कुल 5 महाद्वीप, 5 महासागर और आपको 7 महाद्वीप मिलते हैं। जो 7 महाद्वीप है वो आपका उत्तरी अमेरिका, आपका यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इतने आपके 7 महाद्वीप मिल जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा था सबसे उत्तर में कौन सा महासागर है, आपने देखा सबसे उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आपसे पूछा था यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सा महासागर स्थित है, तो आपको अटलांटिक महासागर देखेंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पूछा था कौन सा महासागर है, आपको अटलांटिक महासागर मिल जाता है। आपसे पूछेगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा महासागर है, आपको हिंद महासागर मिल जाता है। सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो कौन सा महासागर मिलता है, आपका अंटार्कटिक महासागर मिलता है। आपसे पूछा जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य या आपसे दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा महासागर स्थित है, तो आप बताते हैं प्रशांत महासागर। हालांकि यहाँ हमें आपको 3 डायमेंशन फिगर दिखा पाने में कठिनाई होती है, यहाँ आप 2 डायमेंशन फिगर ही देख पाते हैं। जब आप यही एक समझ लीजिएगा कि ये एक पेज है और पृथ्वी आपकी पूरी गोल है, आप जब उसी पेज को गोले में मोड़ देते हैं तो ये प्रशांत महासागर जो हमने 2 जगह लिखा है वो प्रशांत महासागर एक ही है, वो एक गोले के पास बिल्कुल किनारे पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम आप देख लिए तो आपके कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप मिल जाते हैं। इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछाता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो मिलता है वो आपका एशिया महाद्वीप मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछाता है कौन सा है, दूसरा आपको अफ्रीका मिलता है। तीसरे की बात करते हैं, कहा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका उत्तरी अमेरिका है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, वो आपका दक्षिणी अमेरिका है। 5वां पूछाता है कौन सा है, तो 5वां आपका अंटार्कटिका है। छठे की बात करते हैं तो छठे नंबर पर आपका यूरोप है और 7वें नंबर की बात करते हैं तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। यानी आपने देखा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका एशिया महाद्वीप मिल जाता है, दूसरे नंबर पर आपको अफ्रीका महाद्वीप मिल जाता है, तीसरे नंबर पर आपको आपका कह लीजिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलता है, चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अमेरिका मिलता है, 5वें नंबर की बात करते हैं हम आप अंटार्कटिका मिलता है, छठे नंबर पर बात करते हैं यूरोप मिलता है, 7वें नंबर पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं पूछा जाता है। आपसे यही बार बार प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से 5वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से यूरोप से बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया से छोटा महाद्वीप है, या आपसे ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से बड़ा महाद्वीप है। तो जो भी है आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अक्सर हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में क्रम कौन सा है। इसलिए हमेशा आपको याद रखना चाहिए 5वें और 6वें में बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोग यूरोप को 5वां लगा देते हैं और अंटार्कटिका को 6ठा लगा देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका आपका 5वां है, यूरोप आपका 6वां है और सबसे छोटा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हालांकि वर्तमान में एक महाद्वीप और बनने की प्रक्रिया है जो आपका जीलैंडिया है, तो आप उसको देखेंगे। हमने इतनी बातें आपको बता दी, उसके साथ साथ हमने एक बात कहा, अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अंगारा लैंड का भाग कौन सा है, गोंडवाना लैंड। यानी आप एक चीज देखेंगे कि जो पैंजिया है, पैंजिया 2 भागों में टूटा
और जो पैंजिया और पैंथालासा रहा, उसी पैंजिया और पैंथालासा से आपने देखा महाद्वीप और महासागर बन गए। यानी आपने देखा पहली बार पैंजिया जो टूटा 2 भागों में टूटा, यानी कार्बोनिफेरस युग में आपके पैंजिया का निर्माण हुआ था और कार्बोनिफेरस युग का जब अंत हो रहा था तो उसी टाइम पीरियड में कह लीजिए कि आपके पैंजिया का विखंडन हो गया। और जब विखंडन हो गया तो आपने देखा 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बार बार प्रश्न बने। तो आपने देखा अंगारा लैंड का भाग के अंतर्गत जो आया आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आया, और जबकि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपने देखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आपका कह लीजिए कि अंटार्कटिका आ गया। ये आपने ये चीजें देख ली तो आपने लगभग आपके 7 महाद्वीप और 5 महासागर आपके क्लियर हो गए।